सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न आरपीएससी ईओआरओ का जो आपका पार्ट बी चल रहा है उसमें अपने देखो मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं। हर पेपर में अपने 25 एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं और लगभग यहाँ पे सारी धाराएं ना कवर हो रही है उनमें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आज आपका है 05। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि लगभग कल हाँ ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नियम वाली स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं। बाकी आप प्रीवियस जो लेक्चर है वो आप प्ले लिस्ट में जाके यहाँ पे देख सकते हो। जो पहला पर्सन है अपना क्या कहता है दोस्तों, 1 सेकेंड। देखो दोस्तों पहले प्रश्न में आपके धारा 55 के बारे में पूछा गया है कि जो अपनी धारा 55 आएगी इसके अनुसार जो कार्यपालक समिति है निम्नलिखित में से किन किन से मिलकर गठित होगी। देखो 55 में आपकी समितियां दिया गया है, ठीक है। अब जो 55 की उपधारा दोस्तों आती है ना आपकी एक, इसमें आपके कार्यपालक समिति के बारे में बताया गया है कि यह जो समिति होगी इनमें कौन कौन होगा। नगर पालिका अध्यक्ष होगा, नगर पालिका का उपाध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा, ये सारे कथन बताने हैं। नगर निगम व नगर परिषद के अगर मामले की बात करेंगे तो वहां पे जो भी निर्वाचित 7 सदस्य होंगे जिसमें से 2 महिलाएं होंगी, और उपधारा 3 के अधीन जो गठित समितियों के जो भी अध्यक्ष हैं वो सारे होंगे। तो 1 2 3 सही है, 3 4 5 सही है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों इसके बारे में जो सारी बातें हैं ये सही है सभी, ठीक है। मेन तो ये होंगे, ध्यान रखना, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता। ये तो एक्स्ट्रा थोड़ी बातें आ गई, मेन 3 चीजें ध्यान रखना। आपके एग्जाम में शायद तक यही आए कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष का नेता। अब अपने चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न में कि जो कार्यपालिका आपकी समिति होगी इसका पदेन सचिव कौन होगा। अब सचिव की बात आ गई। अपने पहले तो देख रहे थे कि अपने कि कौन कौन किन किन सदस्यों से मिलकर गठित की जाएगी। तो नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपाध्यक्ष या मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो दोस्तों जो सचिव की बात आएगी तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी आपका पदेन सचिव होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये आपकी जो 55 की उपधारा 2 है इसमें दिया गया है, ठीक है। उपधारा में अपना ऐसे मत याद रखना, सीधा याद रख लेना कि कार्यपालक जो भी समितियां होंगी आपके और उनका पदेन सचिव मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा, सीधा सा ऐसे याद रख लेना। अब अपने बात करेंगे वित्त समिति की दोस्तों। वित्त समिति में सदस्यों की संख्या कितने से ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसा है जब भी हम वित्त समिति की बात करेंगे। देखो दोस्तों जब भी वित्त समिति बनेगी कार्यपालक समिति के अतिरिक्त तो वो कितने सदस्यों से ज्यादा नहीं होंगे, 5 से 7 से 10 से। तो 10 से अनधिक, अनधिक ऐसे लिखा आएगा आपके क्योंकि सेम वही लिखा हुआ है, तो 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, अनधिक। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। 51 से 75 वार्डों तक के लिए कितनी स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियां होंगी। ये क्या है कि आपके इसमें जो संशोधित धाराएं हैं, ठीक है, इसमें दे रखी है आपके जो 55 की ही जो धाराएं हैं, 3 की उपधारा, इनमें जो संशोधन हुआ है 2015 में, उसको करके ऐसे ये सारी बातें जोड़ी गई है कि स्वास्थ्य स्वच्छता समितियां होगी। तो अपने को ये मत याद रखना, अपने को बस इतना याद रखना है कि जब भी वार्ड की संख्या दोस्तों आपके आए 51 वार्डों से 75 तक के लिए यहाँ पे पूछी गई है आपको, तो यहाँ पे तो देखो आपकी समितियां आ जाएगी 2, ठीक है। अगर आपको 75 से अधिक वार्डों के लिए पूछ ले तो 3, ठीक है। 75 से अधिक वार्डों के लिए, अधिक वार्डों के लिए। और पहले मैंने क्या बात की, 51 से 75, और 50 वार्डों तक कितनी, 1, 50 वार्ड तक। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो भी सार्वजनिक मार्गी स्थान भवनों में रोशनी की समितियां वो भी सेम ऐसे ही होगी, 50 वार्ड तक 1 होगी, 51 से 75 2 होगी, 75 से अधिक वार्डों के लिए 3 होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। जो नगर पालिका के गठन के कितने दिनों के भीतर भीतर है ना, जो नगर पालिका द्वारा समितियों का गठन किया जाएगा, मतलब कितना टाइम मिलेगा कि नगर पालिकाएं समितियां गठन कर ले। तो 30 60 90, तो 90 दिन के अंदर दोस्तों इन्हें समितियां गठन करना होगा। अगर नगर पालिका ये ऐसा करने में विफल रहती है तो ये गठन करने में अगर ये रहती है क्या, विफल, कौन, नगर पालिका, नगर पालिका क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। तो अब जो गठन करेगा वो को किसके हाथ में चला जाएगा, राज्य सरकार के,
तो अब गठन कौन करेगा? राज्य सरकार। फिर राज्य सरकार के हाथ में चला जाएगा सब कुछ। अब अपने बात करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 की दोस्तों। 5वां प्रश्न आपके धारा 56 के बारे में पूछ रहा है कि 56 के अनुसार जो सदस्यों से भिन्न भिन्न व्यक्तियों की संख्या समितियों में सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें ये किसके बारे में पूछ रहा है? देखो जो नियुक्त व्यक्ति हैं उनके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जो भी जिन्हें नगर पालिका का ज्ञान हो, ऐसी बातें हो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अब ऐसे जो नियुक्त व्यक्ति होंगे ना, यहाँ पे नियुक्त लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में आपको, नियुक्त लिख लेना। ठीक है नियुक्त व्यक्तियों की संख्या, नीति में से सदस्यों की कुल संख्या की। ठीक है, नियुक्त, हाँ जब भी नियुक्त आएगा तो कितने से अधिक नहीं होगी। इनकी एक लिमिट होगी, जो भी नियुक्त की जाएगी या मनोनीत किए जाएंगे वो कितने से अधिक नहीं होंगे। तो 1/3 से दोस्तों यहाँ पे अधिक नहीं होंगे, तो 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बातें क्या है कि दोस्तों आपकी धारा 56 में दे रखी है, और 56 में वैसे मेनली तो जो है सदस्यों से भिन्न व्यक्ति जो समिति में कब कार्य कर सकेंगे वो बातें सारी आपके 56 में है, इसीलिए इनकी बात की गई है जो नियुक्त व्यक्तियों की है। ठीक है, अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे कि धारा 57 की उपधारा 1, 57 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो नगर पालिका अध्यक्ष है, समिति का सदस्य है, तो वह उस समिति के किस पद पर होगा। अगर देखो कोई भी समिति है, अगर उसका सदस्य नगर पालिका अध्यक्ष बन जाता है, भले कोई भी समिति हो, कार्यपालक हो, कुछ भी हो, तो अगर वह बन जाता है तो वह उस समिति का अध्यक्ष ही होगा, ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना साथ में, अगर ऐसी कोई समिति है, ठीक है, ऐसी कोई समिति है जिसका जो अध्यक्ष है वो सदस्य है, वो नगर पालिका अध्यक्ष तो है नहीं, ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष है, तो वो उपाध्यक्ष होगा ना, वही इस समिति का अध्यक्ष होगा। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां प्रश्न हमारा क्या कहना चाहता है? तो दोस्तों देखो 7वें प्रश्न में पूछा गया है कि धारा 58 की उपधारा 2 के बारे में बात कर रहा है ये। अब इसमें क्या है कि कोई भी समिति का अध्यक्ष है, मान लो कोई भी समिति है, उसका अध्यक्ष 15 दिन से अधिक कालावधि के लिए नगर पालिका में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी अनुपस्थिति में बैठक यहाँ पे कौन बुलाएगा? किसको अधिकार है कि वो बैठक बुला लेगा? अध्यक्ष होगा, नगर पालिका का उपाध्यक्ष होगा, ए या बी दोनों। तो देखो अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, धारा 58 की उपधारा 2 में बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। अगर सीधी धारा 58 की बात करूं तो इसमें जो बैठकों में जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो इसी में दोस्तों आपकी जो उपधारा इसमें 2 है उसमें पूछा गया है। अपने को ऐसे अंदर धारा याद में रखना, जो बात बता रहा हूं वो याद रखना बस। अगर 15 दिन तक वो अनुपस्थित रहता है, ठीक है, समिति का अध्यक्ष, तो वहां पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों यहाँ पे दोस्तों क्या बैठक बुला सकते हैं। तो अपने को तो बस ये याद रखना है, सीधी सी बात है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। अगर वार्ड समिति के जो सामान्य कृत्य अधिनियम की किस धारा में है? जो भी वार्ड समिति कृत्य होंगे, देखो जो मुख्य कृत्य है जैसे ठोस अपशिष्ट, स्वच्छता का कार्य, ऐसे थोड़े दिमाग में उठा लेना, पार्कों के रख रखाव, स्ट्रीट लाइटों के रख रखाव, ये सारी चीजें आपके इसी में आएंगे। तो दोस्तों ये आपके धारा 60 में आएंगे जो भी कृत्य होंगे, ठीक है। 59 में आपके क्या आएगा? जो नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगर पालिकाओं की अधिपेक्षा का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना। जो भी समितियां हैं नगर पालिका की जो भी काम करेगी उनका अनुपालन करेगी। 61 में आपके शक्तियां, कर्तव्य जो भी उन्हें प्रत्यायोजित किए जाएंगे वो आ जाएंगे। 62 में आपके नगर पालिका के कार्यवाहियां और सदस्यों की निर्भरता आदि के कारण दूषित नहीं होगी। मतलब कि देखो कोई भी समिति का सदस्य कहीं भी दोषी पाया जाता है तो ऐसा नहीं कि वो पूरी समिति दोषी है। तो ये आपके 62 में कहा गया है। 60 में क्या है कि वार्ड समिति के जो भी सामान्य काम है वो बताए गए हैं। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां प्रश्न अपना क्या कहता है? देखो दोस्तों धारा 65 के अनुसार बताना है कि नगर पालिका के साथ अगर कोई भी संविदा में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए शास्ति है। मतलब जुर्माना एक प्रकार से कह सकते हैं कि देखो कोई भी बंदा है, नगर पालिका का सदस्य है या अध्यक्ष है, वो
कोई भी जैसे ठेके टूके निकलते रहते हैं तो वहां पे कोई भी परसेंट ले रहा है या अपने परिवार के कोई सदस्य का वहां पे ऐड कर रहा है कि 20% में डील कर रहा है या कितने भी हो सकते हैं, तो उस पर कितने रुपए जुर्माना होगा। तो दोस्तों ये जो आपका जुर्माना है ये 5,000 रुपए तक का होगा। कितना? 5,000 रुपए तक का यहाँ पे आपको जुर्माना देना पड़ेगा और अनुशासनिक कार्रवाई भी साथ में की जा सकती है। अब अपने बात करेंगे धारा 10 की। 10 धारा में क्या बताया गया है कि अब अपने देखो जो चैप्टर शुरू हो जाता है वो पहले अंतिम पड़ाव पे अपने वैसे एक क्लास और आएगी, लेकिन एक दो क्लासें वैसे अभी और आने वाली बाकी है, लेकिन इसमें अपने जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे नगर पालिका का जो परिसीमन वगैरह है, ठीक है, वो आ जाता है, वो शुरू हो जाता है अब। तो ये भी जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि धारा आपकी 3 की उपधारा 1 है। अब इसमें तो आपको क्या है कि खंड जरूर याद रखने हैं 3 के, तो और कोई याद रखना मतलब नगर पालिका का परिसीमन है 3 में तो, और जो खंड क है इसके अनुसार पूछा गया है कि अगर कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित कर दिया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाए तो उस क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस के कितने मास की कालावधि के भीतर करवाया जाएगा। 3, 6, 4 या इनमें से कोई नहीं, तो 6 महीने के अंदर है ना दोस्तों यहाँ पे उसका निर्वाचन वगैरह करवाया जाएगा। देखो खंड इसमें नगर पालिकाओं के परिसीमन में क्या है कि नगर पालिका राज्य सरकार को अधिकार है, वो नगर पालिका का विस्तार कर सकती है, कम कर सकती है, खत्म कर सकती है, नगर पालिका कुछ भी कर सकती है। अब कै में आपके खंड में दे रखा है कि नगर पालिका घोषित किया जाना, ठीक है, किसी क्षेत्र को सम्मिलित किया जाना। ख में आपके नगर पालिका से अपवर्जित किया जाना कोई स्थान का, ठीक है, एक नगर पालिका को दूसरे नगर पालिका में मिलाना तो ग में हो जाएगा। कोई भी स्थान नगर पालिका न रहे तो घ में हो जाएगा। ये 4 खंड जरूर याद रख लेना परिसीमन में, ठीक है। बाकी इसके अंदर और भी चीजें हैं वैसे। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। 11वां प्रश्न क्या कहता है कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका अगर न रहे, मान लो कोई भी किसी को नगर पालिका है उसको हटा दी, अब उसमें निहित नगर पालिका निधि या जो भी संपत्ति अधिकार कहाँ पे चले जाएंगे? मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास, अध्यक्ष इनमें से कोई नहीं, स्थानीय प्राधिकारी के पास चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपकी जो 3 की उपधारा 4 में आता है वैसे, ठीक है, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना, वैसे इतना याद रखना, स्थानीय प्राधिकारी के पास अधिकार चले जाएंगे। अब बात करेंगे 12 की। इसमें क्या है कि दोस्तों आपके जो भी गांव के बारे में है, तो 3 की उपधारा 8 है ना, इसमें गांव के बारे में है कि गांव को, जैसे ये नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ पे गांव है, इस गांव को यहाँ पे ये नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ पे ये गांव है, अब इस गांव को यहाँ पे ये मिला लेता है, ठीक है, तो इतना क्षेत्र मिलाता है, पूरा मिलाता है, जो भी है, ये सारी बातें आपकी इसमें है। तो गांव से अगर कोई क्षेत्र गांव से अपवर्जित किया जाए, कुछ क्षेत्र ले लिया जाए और नगर पालिका में मिला दिया जाए आधा भाग, तो विनिर्दिष्ट जो भी तारीख होगी, गांव के क्षेत्र के सरपंच, उप सरपंच, जो भी उन्हें क्या समझा जाएगा, पंच, सरपंच, उप सरपंच को अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा उस नगर पालिका का जिसमें मिलाया है, सही बात है। ऐसे जो भी क्षेत्र के लिए घोषित नगर पालिका होंगी, अगर नई नगर पालिका घोषित करती तो जो सरपंच है उसे अध्यक्ष, उप सरपंच को उपाध्यक्ष या सदस्य बना दिया जाएगा, बाकी जो भी पंच वगैरह होंगे, ठीक है। तो वह ए और बी यहाँ पे दोनों सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13वां प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्येक जो भी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र है में नगर परिषद की स्थापना की जाएगी, यह अधिनियम की कौन सी धारा में है? तो दोस्तों लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना की जाएगी, यह 5 की उपधारा 2 में है। अगर नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी तो ये 5 की उपधारा आपके किस में है? 1 में। नगर पालिका की स्थापना और निगमन है ना, ये आपकी धारा 5 में आता है। और जो भी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र होंगे, अगर वृहत्तर की हम बात करें तो यहाँ पे नगर निगम की स्थापना की जाएगी, किसकी? नगर निगम की। और 5 की उपधारा 2 में नगर परिषद की हमने ये पहले पढ़ ही लिया। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो धारा 6 के अनुसार आपको बताना है कि जो भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है या वार्डों की संख्या कितने से कम नहीं होने। नगर पालिका की देखो संरचना दे रखी है आपके धारा 6 में। इसमें क्या है कि स्थानों के बारे में बताया गया है जिसमें प्रादेशिक निर्वाचन
क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इन वार्डों की संख्या कम से कम आपके 13 होनी दोस्तों जरूरी है, तो 13 करेक्ट आंसर होगा। अब अपने बात करते हैं दोस्तों धारा 6 की उपधारा 5 के अनुसार जो भी ओबीसी है इनके लिए जो भी आरक्षित स्थान होंगे कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। तो ये तो सभी को पता होगा कि ओबीसी का आरक्षण कितना है, तो 21% से अधिक इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। वैसे देखो दोस्तों जब भी यहाँ पे वो आगे बात करेंगे हम जैसे स्थान वगैरह है, वैसे तो वो 6 के अंदर ही आते हैं इसकी उपधाराओं में ही। जो भी जैसे एससी के कोई कैटेगरी के स्थान है, कोई एसटी का है, ओबीसी का है, महिला का आरक्षण है, सारे चीजें यहाँ पे आरक्षित की जाएंगी और आरक्षित स्थानों पे जो व्यक्ति है वही खड़ा होगा, सीधी सी बात है। अब अपने बात करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 की। अगर देखो अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षित स्थानों में से कितने स्थान देखो इनमें से ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो महिलाओं को आरक्षण देना है, मान लो ओबीसी किसी एससी की महिला को देना है, तो मान लो एससी के स्थान 10 है तो 5 वहां पे महिलाएं खड़ी होगी। अगर कोई नगर पालिका में एससी कैटेगरी के 10 स्थान है तो 5 महिलाएं एससी की खड़ी होगी। और ऐसे ही इसमें होगा, अगर ओबीसी की 10 महिलाएं हैं 10 स्थान है तो 5 महिलाएं ओबीसी की यहाँ पे होगी। तो कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है यही पूछा गया, सीधी सी बात है, तो आधे स्थान 50%। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की नगर पालिका का कार्यकाल क्या होगा। जो भी नगर पालिका बनेगी तो उसका कार्यकाल, तो ये आपके धारा 7 में इसकी पदावधि दी गई है कि कब तक नगर पालिका बनी रहेगी। देखो एक तो विघटन, जब तक इनका विघटन नहीं हो तब तक बनी रहेगी, ये सभी को पता है। तो 5 वर्ष पहली बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष दूसरी बैठक की, दो प्रॉपर तरीके से बात बताऊं तो पहली बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष तक आपकी जो नगर पालिका है ये कार्यकाल है ये बना रहेगा इसका। अब अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। वार्डों में विभाजन अधिनियम किस धारा में किया गया जाएगा। जो वार्डों का विभाजन है, ठीक है, कुल स्थानों को बराबर वार्डों में जो विभाजित किया जाएगा वो आपके धारा 9 के अनुसार किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, और पूरी जनसंख्या के आधार पर बराबर विभाजन किया जाएगा सारा। तो वार्डों में विभाजन आपके है धारा 9 में। 10 में आपके वार्डों का अवधारण है जिसमें क्या होगा कि आपके फिक्स होगी सीटें, अनुसूचित जाति जनजाति वो फिक्स की जाएगी सारी, किस वार्ड में कौन सी सीट निकलेगी कहाँ, ठीक है। तो रोटेशन पे भी होती है सीटें, कई बार एससी की आती है, कई बार ओबीसी की आती है, किसी जगह आपने ये भी देखा होगा, तो सबको बराबर मौका दिया जाएगा। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। अब धारा 11 के अनुसार आपको बताना है कि जो नगर पालिका में निर्वाचन नामावली तैयार करने और निर्वाचनों के संचालन अधीक्षण निदेशन नियंत्रण किसमें निहित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं, ए व बी दोनों। तो जो नगर पालिका के लिए जो निर्वाचन आता है धारा 11 में आता है। अब जो भी काम करेगा ये राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा दोस्तों, क्योंकि इस मामले में राज्य को ही मेन अधिकार है। क्योंकि हमने जो प्लेलिस्ट में यहाँ पे जाके देख सकते हो स्थानीय निकायों के बारे में पढ़ा, तो राज्य को बहुत बढ़िया शक्ति यहाँ पे इनको दी गई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 20वां प्रश्न है कि प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक जो नामावली तैयार पुनरीक्षित उपांतरित कौन करेगा। निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अध्यक्ष, नगरपालिका सदस्य। तो एक दोस्तों निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है ये रखा जाएगा। तो ये आपके धारा 13 में दे रखा है, ठीक है, ये आपके धारा 13 में है कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट करेगी। ये अकेला काम नहीं करेगा, इसके नीचे और भी मतलब बंदे रखे जाएंगे, ठीक है। ये आपके उपधारा वगैरह में इनमें आके दे रखा है ऐसे। तो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा, तो ये अपने को याद रखना है पहला तो, ठीक है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे कि जो भी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्री करने के लिए निर्भरताएं हैं अधिनियम की किस धारा में है। तो 13, 14, 15 या 16। तो 14 में आपके दोस्तों निर्भरताएं दे रखी है। इसमें क्या है कि भारत का कोई नागरिक नहीं है तो वो नामावली में रजिस्टर नहीं हो सकता, सभी को पता है, ठीक है। 18 साल की उम्र उसकी होनी चाहिए, विकृत चित्त है, मानसिक रूप से कमजोर तो नहीं हो सकता, भ्रष्ट आचरण अन्य अपराधों से संबंधित है तो ये सारी बातें हैं इसके अंदर धारा 14 में। अब अपने और 15 में आपके मिथ्या घोषणा है। क्या है? मिथ्या घोषणा। इसमें क्या होगा कि कोई अपना डिटेल गलत दे देता है तो वो सारी बातें आ जाती है, ठीक है, जो भी डिटेल गलत दे देता है। फिर 16 आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में आ जाता है, मेन है। 13 के बाद
13 देखो निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी के बाद 16 जरूर याद रखना मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में है। राज्य सरकार के परामर्श से जो पदाभिहित और नाम निर्दिष्ट मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा अधिनियम की किस धारा में है? तो ये 16 में है, तो ये याद रखना मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा 16 में है। ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे अधिनियम के अधीन समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि पर्यवेक्षण करेगा। क्या करेगा, कार्य क्या होगा इसका, जो भी यहाँ पे राज्य में निर्वाचक नामावली है, अब ये खुद नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, लेकिन कार्य इसका है नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि पर्यवेक्षण, उसका करेक्शन वगैरह कुछ गलत है तो ये सारी चीजें यहाँ पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी है दोस्तों, ये गलती से लिखा गया यहाँ पे, ध्यान रखना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर लेना इसको, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों जिला निर्वाचन अधिकारी आपके दोस्तों आ जाता है धारा 17 में। कौन सा, धारा 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी की बात आ जाता है। अब जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में आपसे पूछा गया है धारा 17 में, ठीक है, 17 में आएगा ये। राज्य में प्रत्येक जिले के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। कौन कौन से कथन सत्य हैं ये बताने हैं, सही है। और राज्य निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी भी नाम निर्दिष्ट कर सकता है, ये भी बात सही है। और जो जिला निर्वाचन अधिकारी है ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन नियंत्रण में काम करेगा और राज्य सरकार भी जो भी आदेश देगी वो सारे काम करेगा। तो ये तीनों बातें दोस्तों यहाँ पे सही है, तो सभी कथन यहाँ पे सत्य है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये भी इंपॉर्टेंट है, 16-17 जरूर याद रखना, 16 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 17 जिला निर्वाचन अधिकारी, तो दोनों धाराएं जरूर याद रखना आप एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की, कि जो स्थानीय प्राधिकारियों को कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराया जाना किस धारा में है। मतलब इनको जो भी काम, अधिकारियों को जो भी बंदे उपलब्ध कराए जाएंगे काम वगैरह के लिए, वो कौन सी धारा में है, तो आपके धारा 18 में आ जाते हैं दोस्तों। और जो भी कर्मचारी वृंद होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्ति पे समझा जाएगा, वो आपके 19 में आ जाता है। 20 में आपको निर्वाचक नामावलियों की तैयारी करने में जो संसक्त पदीय कृत्यों के भंग करने के बारे में आ जाता है धारा 20 में। मतलब कोई भी, मान लो कोई निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी है, वो कोई फर्जी काम कर रहा है, तो वो आपके धारा 20 में आएगा। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो धारा 25 की बात, सॉरी क्वेश्चन 25 की अपने बात करें, धारा पढ़ गई, क्वेश्चन धारा एक जैसे हो गया। निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी अन्य व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली की तैयारी में पद का कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, दोष सिद्धि पर उसे जुर्माना क्या मिलेगा। मान लो कोई अधिकारी है निर्वाचन रजिस्ट्रेशन, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, फर्जी वोट बना रहा है वहां पे, कुल मिला के बात ये है, ये समझ लो धारा 20 में फर्जी वोट, ठीक है। तो अब उसे क्या सजा दी जाएगी, 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना, कारावास 3 मास से 2 वर्ष, या जुर्माना 1 से 2। तो उसे कारावास 3 से 2 वर्ष तक के लिए और जुर्माना हो सकता है 1 से 2,000 के लिए भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। तो ये आपके जो आज का सेशन है कंप्लीट होता है दोस्तों। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।